प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से हमारे TCM के YouTube प्लेटफॉर्म पर वेलकम है, स्वागत है। सो डियर बच्चों, आज हम फिर से आपके लिए फसल उत्पादन के कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से हम प्रश्नों के साथ साथ उससे रिलेटेड टॉपिक को भी कवर करेंगे। पिछले वीडियो में भी यही हमने किया था, इस वीडियो में भी यही करूंगा। इससे क्या होगा बच्चों कि जो आपका कॉन्सेप्ट है किसी टॉपिक को लेकर वो क्लियर होगा। क्वेश्चन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका टॉपिक भी क्लियर होगा। और अभी जितने विद्यार्थी PAT में लगे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो को देखिए और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो कॉन्सेप्ट मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है, कौन से कॉन्सेप्ट हैं। चलिए देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है बच्चों, वो है कि मृदा कटाव वाली मृदा में उगाना चाहिए। तो मृदा कटाव का मतलब क्या होता है? मृदा कटाव मतलब होता है बेटा सॉइल इरोजन। जो इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं उनके लिए बताता चलूंगा इंग्लिश में। चलो, तो क्या होता है बच्चों, वो होता है सॉइल इरोजन। क्या होता है? मृदा कटाव का मतलब क्या होता है? सॉइल इरोजन, है ना। तो पूछा गया है कि जो सॉइल इरोजन जहां पर होता है वहां पर हमें निम्न में से क्या उगाना चाहिए? क्या ज्वार को उगाना उचित रहेगा ताकि मृदा कटाव ना हो? क्या उर्द को उगाना उचित रहेगा? क्या तिल को उगाना उचित रहेगा? क्या मक्का को? है ना। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा आपका उर्द। चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों होगा तो क्यों होगा। देखो, सबसे पहली बात, वैसे तो पिक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उर्द की फसल है और इसको उगाना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर क्या होता है बेटा, जो उर्द है यहां देखो पिक्चर में, तो यहां पर कहीं आपको जमीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। खेत दिखाई दे रहा है क्या? कहीं पर भी भूमि दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि इसके पत्ते बड़े होते हैं। ये फैलने वाली फसल है, यानी इसको बोलते हैं बेटा हम उर्द को क्या बोलते हैं? कबर क्रॉप। क्या बोलते हैं? कबर क्रॉप, यानी मृदा आरक्षक फसल है। ये किस में आती है? मृदा आरक्षक फसलों में, ठीक है। तो मृदा आरक्षक फसलें बोलते हैं इसे। तो ये क्या करती है बेटा, जैसे ही जहां पर होती है तो मृदा को कंप्लीटली क्या कर देती है? कवर कर लेती है, यानी ढक लेती है। अब आप खुद सोचिए, जैसे ही इसने पूरी मृदा को कवर कर लिया, ढक लिया, अब ऊपर से बारिश होगी, ठीक है। बारिश होगी तो बूंदों से आपने देखा होगा जो इरोजन होता है, मृदा जो तितर बितर हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं हम इरोजन, है ना, क्षरण। तो क्या वो रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही हवा चलेगी तब भी यहां से इरोजन नहीं होगा मृदा का, यानी मृदा का क्षरण नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो मृदा कटाव वाली मृदा है, यानी जहां पर मृदा कटाव ज्यादा होता है वहां पर कौन सी फसल उगाई जाती है? आपकी उर्द की फसल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यदि आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चुकंदर एवं प्याज की फसल अपना जीवन चक्र या जीवन काल पूरा कर लेती हैं 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, या फिर 3 वर्ष में, या फिर अनिश्चित है, कहा नहीं जा सकता। चुकंदर, बीटरूट और अनियन, समझना, बीटरूट और अनियन लाइफ साइकिल
अपना कंप्लीट कर लेती हैं। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, अनिश्चित है, कहा नहीं जा सकता। तो बेटा ये करेंगी, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष में, है ना। 2 वर्षों में ये क्या करती हैं? अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर मैंने तो प्याज खाई है, समझ रहे हो, मैंने तो प्याज खाई है और ये तो हो ही नहीं रहा है ऐसा पॉसिबल। चुकंदर खाते हैं, एक ही सीजन में आ जाती है, प्याज निकाल के बाहर कर लेते हैं। बेटा जीवन चक्र वो नहीं होता, हमेशा याद रखना, जीवन जब उसका कंप्लीट होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई हो, जब वो अपने ही जैसी संतति पैदा कर दे, अपने समान एक पीढ़ी पैदा कर दे, तब उसका जीवन चक्र पूर्ण होगा। तो यहां पर भी फसलों का क्या है? जब ये बीज उत्पादन कर दें, बेटा ये देखो प्याज है ना, तो जब ये बीज उत्पादन कर दें, जब इनका जीवन चक्र पूर्ण माना जाएगा। तो क्या होता है, जो आपकी 2 वर्ष वाली फसलें होती हैं, क्या होता है, जो 2 वर्ष वाली फसलें होती हैं, तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, 1 मिनट देखो। 1 वर्ष वाली, 1 वर्षीय फसलें क्या होती है? जो केवल 1 वर्ष में, यानी 1 वर्ष में ही अपना संपूर्ण जीवन काल, यानी संपूर्ण जीवन काल कंप्लीट कर लें। संपूर्ण जीवन काल क्या कर लें बच्चों? कंप्लीट कर लें। बोलो कंप्लीट कर लें, ठीक है। यानी ये क्या करें? उसी में वृद्धि कर लें, यानी बीज पैदा कर दें, तब इनका जीवन सफल माना जाएगा। बीज पैदा या उत्पादन कर दें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी फसलें होती जो एक ही वर्ष में, ठीक है, अपनी वानस्पतिक वृद्धि भी कर लेती हैं और बीज भी उत्पादन कर देती हैं, तो उनका जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। इसके बाद जो 2 वर्ष वाली फसलें होती है, जैसे यहां पर बोला है हमारा क्या, प्याज और चुकंदर, तो ये क्या करती हैं? जो प्रथम वर्ष है, जो प्रथम वर्ष है, ये प्रथम वर्ष में क्या करेंगी? जो द्विवर्षीय फसलें होती हैं, ये वानस्पतिक वृद्धि करेंगी। बेटा दिख रहा है क्या? 1 मिनट में चेक कर लूं, नहीं दिख रहा तो पेन चेंज कर लेता हूं। चलो, ये प्रथम वर्ष में क्या करेंगी? वानस्पतिक वृद्धि करेंगी। प्रथम वर्ष में क्या करेंगी? ये वानस्पतिक वृद्धि करेंगी। और दूसरे वर्ष में, यानी दूसरे वर्ष में ये क्या करेंगी? दूसरे वर्ष में ये क्या करेंगी? पुष्पन एवं फलन, यानी दूसरे वर्ष में ये बीज उत्पादन करेंगी, ठीक है। तो ये 2 वर्ष चलेंगी। अब बोलोगे सर प्याज, देखा होगा बेटा, प्याज लगा दो तो वो एक सीजन में क्या करती है? अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, ठीक है। ऐसे बीट रूट के साथ होता है, ये देखो प्याज ऐसी होती है, तो देख लेना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 2 वर्ष। इसके बाद 3 वर्ष की फसलों में भी यही होती कि ये प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करेंगी, दूसरे वर्ष में क्या करेंगी? पुष्पन फलन और बीज, और ऐसे ही तीसरे वर्ष ये क्या करेंगी? कंटिन्यू पुष्पल फलन और बीज, पुष्पल फलन और बीज। तो ऐसे आपका प्रथम जो 1 वर्ष वाली फसलें होती है, वो अपना 1 वर्ष में ही पुष्पल फलन और बीज पैदा कर लेती है, एक ही वर्ष में अपना संपूर्ण जीवन काल कर लेती है कंप्लीट। लेकिन 2 वर्ष वाली प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करेंगी, लेकिन द्वितीय वर्ष में क्या करेंगी? बीज पैदा उत्पादन करेंगी, पुष्पन करेंगी, फलन करेंगी। और जो 3 वर्ष की होती है बेटा, वो क्या करेंगी? प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करेंगी, दूसरे वर्ष में क्या करने लगेंगी? पुष्पन फलन, और ऐसे ही तीसरे वर्ष भी वो क्या करेंगी? पुष्पन फलन और बीज उत्पादन करेंगी। तो इस प्रकार से हमने 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, 3 वर्षीय या बहुवर्षीय फसलों को विभाजित किया है। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है बच्चों। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाई C4 पौधा है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको, है ना, लास्ट तक पूरा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन के साथ साथ एक टॉपिक कवर हो रहा है, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो बार बार मैं यही बोलता हूं कि आपको आने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। C4 पौधा है, यानी C4 प्लांट है। धान, सोयाबीन, गेहूं
या मक्का? तो राइट आंसर आपको पिक्चर में ही दिख रहा होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा मक्का। क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा आपका मेज यानी मक्का। अब देखो ये तो पता है भाई राइट आंसर क्या होगा? मक्का। लेकिन अभी बहुत सारे आप लोगों को पता नहीं भाई साहब ये क्या, बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं, केम प्लांट क्या होते हैं। चलो आज हम इनको कंप्लीटली समाप्ति कर देते हैं। देखो चलो यहां देखो मैंने सब कुछ मेंशन किया है। अब देखो ध्यान से, यहां एक मिनट नीचे का, चलो एग्जाम पहले मैं बता दूंगा ना दिख रहा हो तो सबसे पहले डियर बच्चों ये देखो C3 प्लांट क्या होते हैं, यानी इन फसलों में कैलमन चक्र, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन के उत्पादन के लिए एक चक्र चलता है जिसे हम बोलते हैं क्या? कैल्विन चक्र। तो जैसे ही कैल्विन चक्र चला तो प्रथम उत्पाद जो बनेगा उसमें 3 कार्बन परमाणुओं वाला पदार्थ कौन सा बनेगा? जिसमें 3 कार्बन के परमाणु होंगे, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि C3 प्रकार के पौधों में निम्न में से कौन सा अम्ल प्रोड्यूस या बनता है? तो कौन सा बनता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल या फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है 3 कार्बन परमाणुओं वाला पदार्थ है। कितने कार्बन परमाणु होते? 3। इसीलिए C3, C से कार्बन यानी 3 परमाणु, 3 कार्बन, ठीक है। C3 तो 3 कार्बन है ना। तो ऐसे पौधे जिनमें कैल्विन चक्र जब चले और प्रथम उत्पाद में 3 कार्बन परमाणुओं वाला फास्फोग्लिसरिक अम्ल बने तो उन पौधों को हम क्या बोलेंगे? बोलो C3 पौधे। क्या बोलेंगे? C3 पौधे। यहां से समझ में आई मेरी बात? क्या बोलेंगे? C3 प्लांट्स। अब जैसे गेहूं, जौ, जई, धान, सरसों, मूंग, उर्द एक्सेट्रा, ये क्या है? ये क्या है? हमारे C3 प्लांट है। क्या है बच्चों? ये है हमारे C3 प्लांट। समझ में आई ये चीज? बोलो यस। हाँ अब देखो C4 प्रकार के पौधे। C4 प्रकार के पौधे कौन से हैं? ध्यान से, इन फसलों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के स्थिरीकरण के द्वारा यानी कैल्विन चक्र ही जब चलेगा तो प्रथम उत्पाद में कितने कार्बन परमाणु बनेंगे? 4। बोलो 4 वाला 4 कार्बन परमाणु वाला उसी जैसा है ये। जब कैल्विन चक्र चलेगा, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा, उससे जब प्रथम उत्पाद बनेगा तो 4 कार्बन परमाणुओं वाला कौन सा अम्ल बनेगा? बोलो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। कौन सा बनेगा? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, है ना। तो इनको हम क्या बोल देंगे? C4 प्लांट। ज्यादा दिमाग, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना हमें, बस आपके एग्जाम के लिए इतना ही जाना है। तो C4 पौधे क्या होते हैं एक बार और देख लेते हैं। जब CO2 का स्थिरीकरण होता है प्लांट में, जब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो 4 कार्बन परमाणु वाला कौन से अम्ल का निर्माण होता है? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, यानी ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो जिन पौधों में इस अम्ल का निर्माण हो गया यानी 4 कार्बन परमाणुओं वाला ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनेगा, बच्चों वो पौधे हमारे कौन से कहलाएंगे? C4 प्लांट। बोलो हाँ समझ में आया गुरुजी? बोलो यस। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आज यदि ये समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर कौन से एग्जाम्पल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे ही पूछ लिया था कि C4 प्लांट कौन है, तो जैसे आपका मक्का कैसा है? C4 है। गन्ना कैसा है? C4 है। ज्वार कैसा है? C4 है। बाजरा कैसा है? C4। चौलाई, चौलाई की भाजी आती है लाल भाजी, वो भी आपकी क्या है बेटा? C4 है। अब बात करते हैं कैम प्लांट की। कैम प्लांट का तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लेना डियर बच्चों। फुल फॉर्म आपका पूछ लिया जाता है कि कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्रैसुलेशियन, क्या नाम है? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये बन गया। अब इन पौधों के जो पर्णरंध्र होते हैं,
यानी पत्तों में जो रंध्र होते हैं उन्हें बोलते हैं पर्णरंध्र। आपको हमें ये नग्न आंखों से, हमारी ऐसी नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता। जब आप वो लगाओगे ना आपका टेलीस्कोप वगैरह है ना, सूक्ष्मदर्शी, तब आपको ये चीजें दिखेंगी। सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तब आपको ये दिखेंगी। यानी इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें जो पर्णरंध्र होते हैं, स्टोमेटा, जो रात में खुलते हैं इनके। बाकी आपके जो C3 C4 होते हैं इनके डे टाइम खुलेंगे। कब खुलेंगे ये पर्णरंध्र? डे टाइम, यानी दिन के समय ही ओपन होंगे बेटा। कब ओपन होंगे? डे टाइम। लेकिन 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 जो केम प्लांट हैं, यानी क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इस प्रकार के मैकेनिज्म वाले जो प्लांट हैं, इनके जो पर्णरंध्र हैं यानी जो स्टोमेटा हैं, वो कब खुलते हैं बेटा? वो दिन में ना खुलकर कब खुलेंगे? रात के समय खुलेंगे। इन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा बेटा? मैलिक एसिड के रूप में स्थिर रहती है। देखो यहां पर C3 में क्या हो रहा था? ग्लाइसरिक फॉस्फोग्लाइसरिक अम्ल। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सिलो एसिडिक अम्ल। और जो केम प्लांट है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होकर किसका निर्माण हो रहा है बेटा? मैलिक एसिड का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि केम प्लांट में कौन सा एसिड बनता है, केम मैकेनिज्म में कौन सा एसिड बनता है? तो मैलिक एसिड। कौन सा बनता है? मैलिक एसिड के रूप में स्थिर रहती है। ये पौधे कहां पाए जाते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? मैं अभी बता रहा हूं क्यों पाए जाते हैं। देखो, क्योंकि इनके स्टोमेटा जो है, पर्णरंध्र है, वो कब खुलते हैं? रात के समय। अब देखो क्या होता है बेटा, जो पौधा जो है वो नीचे जो जमीन है उस जमीन से क्या ले रहा है? पानी ले रहा है। मैं बता देता हूं, देखना, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। यही समझा देता हूं। चलो, ये मान लो आपका एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में ये रूट से, ओहो रुक जाओ, थोड़ा सा मैं और अच्छा बनाता हूं। मान लो ये एक प्लांट की क्या है? लीफ है। ये प्लांट की लीफ है, इसमें छोटे छोटे से क्या है? स्टोमेटा है। ये प्लांट की लीफ है और ये नीचे ये कहाँ लगी हुई? मान लो तने में लगी। ये प्लांट जो है इसकी जड़ें कहाँ है बेटा? इसकी जड़ें हैं जमीन में, ये सॉइल के नीचे है ना। ये क्या है? मृदा के नीचे है। अब देखो यहां पर ये क्या है? ये है स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र। अब क्या होगा बेटा? ये जो सॉइल के जो पार्टिकल है इसके अंदर, मृदा के जो कण है, इसमें है पानी। क्या उपस्थित है? वाटर प्रेजेंट है, यानी पानी है। अब ये जड़ें नहीं लेती। एक बात और याद रखना, कभी भी मृदा से पानी को जड़ें नहीं लेती। क्या लेती है? इनमें जड़ों में जो मूल रोम होता है, यानी इसमें हम बोलते हैं रूट हेयर। क्या होता है? रूट हेयर यानी मूल रोम होते हैं, है ना। तो ये यहां से पानी को खींचेंगी और जड़ों के द्वारा ऐसी पत्ती तक पानी को ले जाएंगे। अब जैसे ही ये पत्ती तक पानी को ले जाएंगे तो ये इन्होंने क्या किया है? स्टोमेटा को दिन के समय में ओपन कर दिया। कौन से प्लांट्स? आपके C3 C4 प्लांट्स ने। अब ये प्लांट्स क्या करेंगे बच्चों? यहां से जो ये पत्ती जो है ना, इसकी लीफ पर जो रंध्र अवकाश वो खुले हुए हैं। तो जैसे ही ये पानी यहां से होते हुए पत्ती तक पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? अब इसके ऊपर से जैसे ही हवा निकलेगी, और टेम्परेचर दिन के समय ज्यादा होता है, हम सभी जानते हैं। अरे होता कि नहीं होता? बोलो होता है। तो दिन के समय जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा? ये हवा गर्म निकलेगी और इस पानी को उठाती जाएगी। जैसे ही ये उठा लेगी, फिर ये पौधा अपने स्टोमेटा से और पानी निकाल देगा। फिर हवा आएगी, फिर ले जाएगी, फिर स्टोमेटा से पानी लेकर फिर हवा ले जाएगी। समझ रहे हो? यही प्रोसेस चलती रहेगी। तो धीरे धीरे ये पानी जमीन के अंदर, जो मिट्टी के अंदर नमी है, वो खत्म होने लगेगी। गर्मियों में देखते हो कि पौधा सूख जाता है जल्दी। क्यों सूखता है? क्योंकि गर्मियों में पौधा पानी स्टोमेटा से निकालता है, रंध्रावकाश से निकालता है। ठीक है, जैसे ही निकालता है, गर्म हवा चलती है, वो हवा जल्दी से ऊपर से निकलती है, पौधे से गुजरती है, उसे बोलते हैं हम सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे ही वो गुजरती है ना, उसकी आर्द्रता कम होती है,
तो वो और पानी लेती है, तो पत्ती से पानी उठाती जाएगी, पौधा नीचे से पानी लेगा, हवा पत्ती के ऊपर से पानी उठाती जाएगी। जितना हवा पानी उठाएगी पौधा और पानी निकालेगा, नीचे पानी नहीं बचेगा, पौधा सूख जाएगा, विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाता है। जैसे ही शाम का टाइम आ जाता है पौधा खिल जाता है। क्यों? ये मैकेनिज्म है पूरा। तो कैंप प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं भैया, वो रेगिस्तानों में इसलिए सरवाइव कर जाते हैं, वहां तो वैसे ही पानी की कमी है। तो वो क्या सोचते हैं कि भाई साहब हम जो स्टोमेटा दिन के समय खोल रहे हैं उसे दिन में ना खोल के रात में खोलेंगे, रात का तापमान कम होगा, हवा जो है ना वो गर्म कम होगी और कम पानी निकालेगी, और हम रात के समय ही क्या कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हो? तो यही चीज है बेटा इनके लिए। समझ रहे पूरा मैकेनिज्म? यदि समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब जैसे कैंप प्लांट के उदाहरण देखो, अन्नानास, सीजल, आर्किडिस और नागफनी, ये क्या है? कैंप प्लांट के उदाहरण है। लिख लेना, नीचे दिख नहीं रहा होगा लेकिन लिख लेना कौन कौन से हैं। अन्नानास, सीजल, आर्किडिस और नागफनी। ठीक है, चलो तो ये था हमारा C3 C4। आई होप कि आज ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। आप एक काम करना, ज्यादा है तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चल नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन फसलों को प्रोटीन स्रोत के रूप में उगाया जाता है? बच्चा जानता है, आप भी बच्चे हो, आप तो और जानते होगे, एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो। और ठीक है, तो किन फसलों को आपके प्रोटीन के स्रोत के रूप में उगाया जाता है? तो कौन सी फसलें हैं बच्चों निम्न में से? दलहनी फसलों को उगाया जाता है क्या जी? किनको उगाया जाता है? दलहनी फसलों को उगाया जाता है, या फिर ओहो एक मिनट, चलो किन फसलों को उगाया जाता है? दलहनी, अनाज वाली, तिलहनी, या सभी फसलों को? कई बच्चे एग्जाम में जाते हैं और सभी फसलों को कि प्रोटीन सबसे मिले, ऐसा नहीं होता बेटा। हमने जब क्लासिफिकेशन किया कि अनाज वाली फसलें क्या होती हैं, दलहनी फसलें क्या होती हैं, तिलहनी फसलें क्या होती है, तो इनका क्लासिफिकेशन यानी इनका वर्गीकरण करने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो किया, कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे बात करूं मैं आपकी दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलें क्यों? क्योंकि बेटा इनमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। और मैं बात करूं अनाज वाली फसलों की, तो बेटा इनमें वसा की मात्रा अधिक होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। वहीं पर मैं बात करूं तिलहनी फसलों की, तो इनमें क्या पाया जाता है? तेल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? दलहनी फसलों को उगाया जाता है किसके लिए बेटा? प्रोटीन के स्रोत के रूप में, दाल वाली फसलों की। इसीलिए तो हम दाल खाते हैं, क्योंकि इंडिया में शाकाहारी लोग ज्यादा होते हैं। अब बेचारे शाकाहारी लोग ज्यादा हैं तो अपन जैसे, तो वो कहाँ से खाएंगे? तो भाई सब प्रोटीन तो उन्हें कहीं ना कहीं चाहिए। जो मांसाहारी होते हैं वो तो मांस आस खा के ले लेते हैं प्रोटीन, लेकिन अब शाकाहारी लोग कहाँ से लेंगे? तो वो दालों से प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। वो पूर्ति कहाँ से करते हैं? दालों से करते हैं उस प्रोटीन की आवश्यकता को। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ढैंचा एक फसल है, इसका बॉटनिकल नाम क्या है बेटा? सेसबेनिया एक्यूलेटा। सेसबेनिया एक्यूलेटा। तो सेसबेनिया यानी ढैंचा एक फसल है, कौन सी है? हरी खाद वाली है क्या? सरकरा वाली तो हो ही नहीं सकती, रेसे वाली में भी। ए और सी, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ए और सी। अब बोलोगे सर मैंने तो जो ढैंचा है उसको क्या पढ़ा है? हरी खाद वाली। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, इसीलिए तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ताकि आप यहां पढ़ लो तो एग्जाम में बन जाए। तो ये हरी खाद वाली तो है बेटा, लेकिन इसको रेसे के रूप में भी उगाया जाता है। तो ये दोनों हैं, ए और सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दलहनों में नाइट्रोजन, दलहनों यानी दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जो दलहनी फसलें होती हैं, याद रखना, दलहनी मतलब जो फसलें लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। दलहनी फसलें किससे बिलोंग करती है? लेग्यूमिनेसी से।
तो जो लेग्यूमिनेसी फसलों से बिलोंग करती हैं, यानी जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से आती हैं, पूछा गया है ना, तो उनमें दलहनी भी आती हैं। तो इनमें जो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से, यानी वायुमंडल से, वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं, यानी इन पौधों के किस भाग में होते हैं, ये पूछा गया आपसे डायरेक्ट। ठीक है, तो कहाँ होते हैं? पत्तियों पर होते हैं क्या? हो सकते हैं। जड़ों पर हो सके हैं, तनों पर होते हैं, पूरे पौधे पर होते हैं। तो राइट आंसर भाई पत्तियों पे कहाँ यार, पत्तियों पे तो हमने स्टोमेटा पढ़ के आए हैं। जड़ों पर हो सकते, तनों पर तो नहीं होते, पूरे पौधे में नहीं होते, ये क्या होते हैं? जड़ों में। कहाँ होते हैं बेटा? राइट आंसर हमारा क्या होगा? जड़ों में। ये कहाँ होते हैं? जड़ों में होते हैं। यहां देखो जड़ों में क्या होता है, ये देखो पिक्चर से ही समझा देता हूं मैं। ये देखो ये क्या है बेटा? ये है जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहाँ होते हैं बेटा? जड़ों में। जड़ों में क्या होते हैं इनके? देखो जो भी आपकी लेग्यूम फैमिली वाली क्रॉप है, जो भी आपकी लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करने वाली फसलें होती हैं, है ना, जो भी पौधे होते हैं, उनके रूट्स में क्या होती हैं बेटा? जो जड़ें होती हैं, रूट यानी रूट मतलब जड़ें। तो जड़ों में क्या होते हैं? रूट नोड्यूल, है ना, रूट नोड्यूल, यानी जड़ों में गांठें होती हैं। कभी सोयाबीन के प्लांट को उखाड़ के देखना, कभी सोयाबीन के प्लांट को उखाड़ के देखना, आपको उसके प्लांट में ऐसे छोटी छोटी सी गांठें मिलेंगी। कभी चने के पौधे को उखाड़ के देखना बेटा, उसमें आपको छोटी छोटी क्या मिलेंगी? गांठें मिलेंगी। उन्हीं गांठों में आपको वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। कौन से? राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। अब देखो तो ये क्वेश्चन यही पूछा गया था कि भाई साहब जो नाइट्रोजन को स्थापित करते हैं वायुमंडल से, वो प्लांट में कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई भाई साहब। अब एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि ये आखिर है क्या, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कैसे क्या। अब देखो बच्चों, आप वातावरण का क्लासिफिकेशन पढ़ना, वायुमंडल पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। 78%, लगभग 78 से हम बोल सकते हैं 79% जो गैस है ये वायुमंडल में पाई जाती है, सॉरी गैसियस फॉर्म में वायुमंडल में पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन हम प्लांट्स को क्या देते हैं सबसे ज्यादा? आप गेहूं में ले लो, गेहूं में एक बार यूरिया डाल दिया, 2 बार यूरिया डाल दिया, फिर यूरिया डालते हो। फसलों को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन प्रमुख तत्व है, बिल्कुल है कि नहीं? आवश्यक पोषक तत्वों में आपका जो NPK होता है उसमें नाइट्रोजन पहले आता है। नाइट्रोजन की आवश्यकता हर एक पौधे को होती है। तो जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें ये नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि ये एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में उसको स्थिरीकरण करके उपयोग कर लेते हैं। लेकिन ये अकेले नहीं करते, ये क्या करते कि अपने जड़ों में किसको सह देते हैं? ये सह देते हैं बैक्टीरिया को, है ना, राइजोबियम। किसको? राइजोबियम को। अब वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके प्लांट्स को प्रोवाइड कर देता है। यहां पर देखो, यहां पर मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट ने क्या किया? देखो ये जो एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन किसके फॉर्म में है? N2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? N2 के फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा? इसमें जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा? नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे आपका क्या होगा? एसिमिलेशन हो जाएगा, प्लांट ले लेगा। तो इस टाइप से पूरी प्रोसेस चलती रहती है। अब ये हमने उतना वो नहीं किया है उतना अच्छे से, लेकिन मैं एक काम करूंगा, इसको इस टॉपिक पे कंप्लीटली आपको
एक वीडियो बना दूंगा कि भाई वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है कंप्लीटली। तो यहाँ पर बट आप पिक्चर से समझ सकते हो। सबसे पहले यहाँ से जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है, तो इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया है। इन्होंने क्या किया बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स, देखो साफ साफ लिखा है ना, इन लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहाँ है, फिक्सेशन बैक्टीरिया इन सॉइल। अब ये क्या करेंगे, एक अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे आपके किस में, अमोनिया में। ठीक है, अब जिस फॉर्म में प्लांट लेते हैं, अब अमोनिया से क्या करेंगे, फिर नाइट्रिफिकेशन चलेगा, फिर नाइट्रेट, फिर ऐसे करके फिर भी वापस चला जाता। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है, मैं ये पूरा बता दूंगा, इस टाइप से करते हैं। तो बस अभी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना समझना है, उतने डीपली नहीं जाना है, क्योंकि पीएटी के लेवल से इतना काफी है। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु कहाँ होते हैं, जड़ों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो ये तो बच्चे को पता होगा, कितनी होती है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 38 से 42% प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है, यानी पूरी ऋतुओं में। देखो ध्यान देना, क्या गन्ना, कई बच्चे सोचेंगे बेटा गन्ना तो सभी ऋतु में बो देते, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, बिल्कुल गलत है। मूंगफली खरीफ में बोते हैं, मसूर आपकी रबी में बोते हैं, बचा आपका मक्का। तो मक्का एक ऐसी फसल है जिसे हम कोई भी ऋतु में, यानी सभी ऋतु में से बो सकते हैं। ठीक है, गन्ना क्यों, गन्ना बेटा ऐसा नहीं है, गन्ना आपके लगाने का एक समय होता है, गन्ना आपका कब लगेगा, रबी में। ठीक है, तो गन्ने को अलग रहता ही है ना, लगाने का हर एक टाइम होता है आपका। इसके बाद बोने का समय पूछा गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, शहर के निकट सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है, नाभी फसलें, अंतरवर्तीय फसलें, नगदी फसलें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका होगा बेटा नाभी फसलें। क्या कहलाती है, नाभी फसलें। बी भी नहीं होगा, नगदी फसल हम पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में, मैंने इस पे बताया था, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो कौन सी फसलें होती है, नाभी फसलें। शहर के निकट आप सब्जियों की खेती यदि करते हो तो वो कौन सी फसलें होती है, नाभीय फसलें होती है। क्यों होती हैं, देखो आप शहर के निकट कर रहे हो, यानी आपके लिए मार्केट इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप अच्छे दामों में बेच सकते हो। अब एक बेचारा किसान जो गांव में सब्जियों को उगाता है, उसे सोचना पड़ता है कि शहर तक कैसे ले जाए। 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर शहर है, शहर में क्योंकि सब्जियों की डिमांड ज्यादा होती है। अब गांव में तो भाई उसको उसका मूल्य भी अच्छा नहीं मिलेगा, उसको उसके पैसे भी अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो शहर के निकट सब्जियों की खेती करते हैं तो उसे नाभी फसलें बोलते हैं। गेहूं प्लस सरसों उदाहरण है किसका, सघन शस्य क्रम का, या फसल चक्र का, या फिर आपका मिश्रित शस्य क्रम का, या फिर अंतर्वर्ती फसल का। तो पूछा गया कि गेहूं के साथ जब आप सरसों लगाते हो तो सघन शस्य क्रम का बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। फसल चक्र का, भाई साथ में लगा रहा तो फसल चक्र तो हो गई नहीं, क्रॉप रोटेशन अलग होता है ना। मिश्रित शस्य क्रम का ये हो सकता है भाई। अंतर्वर्ती इंटरक्रॉपिंग का नहीं होता, जब हम एक साथ ही लगा रहे हैं। देखो गेहूं प्लस सरसों, प्लस मतलब एक साथ लगा रहे हैं, समझ रहे हो। तो आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, इसमें होगा आपका मिश्रित शस्य क्रम का। यहां देखो एक फसली, हमने शस्य क्रम को यानी क्रॉपिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा है बेटा, 3 भागों में। यहां देखो, एक तो होता है मोनोक्रॉपिंग या सिंगल क्रॉपिंग, यानी एक फसलीय शस्य क्रम। इस शस्य क्रम में एक निश्चित भूभाग पर, ध्यान से पढ़ना, इस शस्य क्रम में एक निश्चित भूभाग पर पूरे वर्ष में मात्र एक ही फसल ली जाती है। इस प्रकार का शस्य क्रम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग या एक फसलीय शस्य क्रम या एकल शस्य क्रम। एक निश्चित, मान लो एक कोई किसान है, उसके पास 2 एकड़ जगह है और वो सिर्फ खरीफ में ही फसल ले रहा है, धान, इसके अलावा कुछ नहीं ले रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो एकल फसल सस्यन की श्रेणी में आएगा। कौन सी कैटेगरी में आएगा, मोनोक्रॉपिंग या सिंगल क्रॉपिंग। ठीक है, ये मुख्यतः कहां पर अपनाया जाता है, वर्षा आधारित यानी रेन फेड एरियाज में, जहां पर खेती सिर्फ वर्षा ऋतु में ही की जाती है, बाकी सीजन में नहीं की जाती, सिर्फ खरीफ सीजन यानी वर्षा ऋतु में की जाती है। तो वहां पर यह शस्य क्रम अधिक उपयोग में लाया जाता है, अधिक प्रचलित होता है। चलो नेक्स्ट क्या होता है आपका, एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित शस्य क्रम। जब एक खेत में एक ही समय में
एक खेत में यानी एक ही भूमि में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई की जाती। देख लेना, कीवर्ड पर ध्यान देना बेटा। एक ही समय में, समय भी कैसा हो, एक ही समय में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की बुआई की जाती है, तब इसे मिश्रित शस्यक्रम कहते हैं, यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इस प्रकार मिश्रित शस्यक्रम में फसलों की बुआई का समय तो कैसा होता है, एक हो सकता है, लेकिन कटाई का अलग अलग। ये सबसे बड़ी बात है। जो मिश्रित फसल शस्यक्रम होता है उनमें क्या होता है, उनकी बुआई का समय तो एक होगा। जैसे मैंने बात की थी किसकी, वीट यानी और मस्टर्ड की, गेहूं और सरसों की। तो आप खुद बताइए बेटा, गेहूं कौन से ऋतु की फसल है, कौन से सीजन में, रबी। मस्टर्ड भी किस में लगाई जाती है, रबी। तो यानी इनकी बुआई का समय कैसा होगा, एक सा है, तभी इसको बोला हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित शस्यक्रम। अब कटाई देखो, जो आपकी मस्टर्ड होती है उसे गेहूं से पहले काट लिया जाता है, काट लिया जाता है, बोलो हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो कटाई का समय क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। अब जैसे मान लो मैं बात करता हूं आपके किसकी, सोयाबीन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा, सोयाबीन प्लस अरहर यानी तुअर की, है ना, अरहर। यहां देखो, तो सोयाबीन और अरहर कैसी दोनों कब बोई जाती है, खरीफ सीजन में। लेकिन आप सोयाबीन काट लेते हो यानी इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, लेकिन अरहर खड़ी रहती है, तो दोनों की कटाई का समय क्या हुआ, अलग अलग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित शस्य। चलो अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा गहन सस्यन या इंटेंसिव क्रॉपिंग। इस पद्धति में इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में अधिक आय प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इसके प्रकार बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इंटेंसिव के प्रकार बहुत सारे होते हैं, वो प्रकार जो प्रकार है वो हम अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, इंटेंसिव क्रॉपिंग का मतलब क्या है, आपको इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग या फिर गहन शस्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मोनोकल्चर पद्धति की फसल है। मोनोकल्चर मतलब मैंने अभी बताया, मोनोकल्चर मतलब सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, एकल फसल पद्धति, सिर्फ एक ही फसल ली जाती है पूरे वर्ष में। तो पूछा गया कि भाई ऐसी कौन सी फेमस फसल है, कौन सी क्रॉप है जो इस पद्धति में सबसे ज्यादा ली जाती है, तो वो है बेटा बाजरा है क्या, बोलोगे नहीं। चावल हो सकता है, गेहूं तो बिल्कुल नहीं, कोई नहीं इनमें से, तो सबसे ज्यादा है बेटा चावल। हमारे यहाँ क्या चलता है, राइस, फिर राइस, फिर राइस। अब भाई ऐसे जो एरियाज है, ऐसे जो एरिया हैं वहां पर ये राइस 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 ज्यादा चलता है, यानी वर्षा आधारित क्षेत्रों में, रेनफेड एरियाज में ज्यादा आपका ये पद्धति यानी चावल 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 ज्यादा उगाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, और शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल चक्र का महत्व है। क्या महत्व है भाई फसल चक्र का, उपजाऊ मृदा प्रबंध के लिए, खरपतवार प्रबंध के लिए, कीट एवं बीमारियों को रोकने के लिए, और इनमें से सभी। तो भाई फसल चक्र, पहले ये समझते हैं फसल चक्र होता क्या है, अभी आप आंसर करोगे। फसल चक्र का मतलब क्या है बेटा, फसल चक्र का मतलब है हमारा, देखो फसल चक्र का मतलब है हमारा कि फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का प्रमुख सिद्धांत क्या है, मृदा यानी सॉइल की उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी को स्थिर रखते हुए फसलों में अधिक पैदावार करना, फसलों की अधिक पैदावार में वृद्धि करना, फसलों की ईल्ड में वृद्धि करना। यानी फसल चक्र का मतलब क्या है कि हमारी जो मृदा है, मृदा जो है वो क्या बनी रहे बेटा, फर्टाइल बनी रहे। वो कैसी बनी रहे, फर्टाइल बनी रहे, यानी उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे, खराब ना हो। और
ज्यादा से ज्यादा फसलों की पैदावार भी होती रहे, दोनों चीजें। इसलिए हम किसको अपनाते हैं? फसल चक्र को, क्रॉप रोटेशन को। क्रॉप रोटेशन क्या है? एक पद्धति में, सही क्रम में फसलों को बदल बदल कर उगाना, फसलों को बदल बदल के उगाना। जैसे आपने एक रबी के सीजन, मान लो आपने पहले कौन सी फसल लगाई थी उस खेत में? आपने लगाई थी लेग्यूमिनेसी फसल, यानी लेग्यूम फैमिली की। अब लेग्यूम फैमिली की फसलें क्या होती हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, तो वो सॉइल में क्या देंगी? नाइट्रोजन देंगी। तो उसके बाद आप कौन सी लगा सकते हो? नॉन लेग्यूमिनी, यानी दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें लगा सकते हो। अब आपने मान लो पहले लगाई थी गहरी जड़ वाली फसलें, तो उसके बाद उथली जड़ वाली फसलें लगा सकते हो। पहले आपने लगाई थी ज्यादा जलमांग वाली फसलें, उसके बाद आप कम जलमांग वाली फसलें लगा सकते हो। पहले लगाई थी आपने ज्यादा उर्वरक यानी खाद मांग वाली फसलें, आप उसकी जगह आप दूसरी बार में क्या लगा सकते हो? कम खाद एवं उर्वरक मांग वाली फसलें। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। आपको बैलेंस बना के चलना है, ना तो मृदा की उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी कम हो, और साथ ही साथ क्या आपका उत्पादन भी बढ़ जाए। समझे? ये होता है क्रॉप रोटेशन। तो अब आप खुद आंसर बताइए, क्या क्रॉप रोटेशन हम मृदा को यानी सॉइल के अच्छे प्रबंध के लिए बनाएंगे? बिल्कुल सही बात है भाई, सॉइल के, मृदा के अच्छे प्रबंध के लिए हम क्या बनाएंगे? क्रॉप रोटेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, उपजाऊ मृदा प्रबंध के लिए, यानी मृदा जो उपजाऊ बनी रहे उसके लिए बिल्कुल सही है भैया। खरपतवार प्रबंधन के लिए बिल्कुल सही है। इसके बाद कीट एवं बीमारियों को रोकने के लिए उपरोक्त सभी, यानी सभी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद, है ना। तो अब आपको यदि ये क्वेश्चन आपके पीएटी के हिसाब से या फिर और भी एग्जाम हैं उनके हिसाब से आपको लगे हो कि हाँ सर ने कुछ यूजफुल कंटेंट पढ़ाया है, कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप हमें जितना स्ट्रेंथ देंगे हम आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डियर बच्चों, इसके साथ मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा क्रैश कोर्स 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 28 अप्रैल को आपका लास्ट पेपर है फसल उत्पादन का, क्रॉप प्रोडक्शन का, और 5 अप्रैल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके एग्जाम तक चलेगा। तो जो भी छात्र सागर के आसपास के स्कूलों के जो भी छात्र हैं, जैसे सुर्खी है, हटा है, दमोह है ना, तो बहुत सारे, जैसे खुरई है, बीना है, तो जो भी छात्र यहाँ आके इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ और अपना सिलेक्शन, अपनी सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो 5 अप्रैल के पहले इस बैच में रजिस्ट्रेशन करवा लें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले और अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।